नमस्कार दोस्तों, एग्जाम गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड यूपीपीसीएल जेई इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके साथ ही साथ जो दूसरे डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर के लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं और उसके एक्सप्लेनेशन के साथ। और साथ ही साथ दोस्तों हम लोग ये भी देखेंगे कि उससे और क्या किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप यूपीपीसीएल जेई इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सारे क्लासेस मेरे चैनल पे मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इन विच पल्स मॉड्यूलेशन सिस्टम is the highest signal to noise ratio achieve। दोस्तों आपको आंसर भी दिख रहा होगा, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। पहले दोस्तों सबसे पहले आप इनके फुल फॉर्म्स जान ले। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, ये होता है इसका फॉर्मूला और पूछा भी जाता है एग्जामिनेशन में। दोस्तों एक्चुअली इसमें हायर सिग्नल टू नॉइज रेशियो इसलिए होता है, अब अगर दोस्तों जैसे एक इसका इन तीनों मॉड्यूलेशन को मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर दोस्तों ये मैसेज सिग्नल है, ठीक है, अगर ये मैसेज सिग्नल है और ये कुछ पल्सेस दिए गए हैं, कैरियर पल्सेस दिए गए हैं, तो बेसिकली होता क्या है, सभी पल्सेस के दोस्तों विड्थ और एम्पलीट्यूड अभी बराबर है। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के केस में दोस्तों क्या होता है, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के केस में इनके एम्पलीट्यूड, इन पल्सेस के एम्पलीट्यूड चेंज होते हैं इस मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग। लाइक यहाँ पे देखेंगे आप, इसका पल्स का एम्पलीट्यूड ये हो जाएगा, इस पोजीशन पे इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा और इस पोजीशन पे इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। मीन्स आप देखेंगे जस्ट इन्हीं पल्सेस की शेपिंग हो जाती है इस मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग, तो ये पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूं कि पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आपको समझ में आया होगा। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा, आप यहाँ पे देख रहे होंगे पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में सबका एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। मीन्स इसका भी यहाँ पे एम्पलीट्यूड बढ़ गया, यहाँ पे एम्पलीट्यूड घट गया, तो ये हो रहा है। मीन्स यहाँ पे जो सिग्नल पावर है दोस्तों वो भी चेंज हो रहा होगा। अगर इसके पल्सेस चेंज हो रहे हैं, एम्पलीट्यूड चेंज हो रहे हैं, मीन्स इसके अंदर का जो पावर होगा, एक पल्स जो पावर कंज्यूम करेगा वो भी चेंज हो रहा होगा। तो इस पॉइंट को नोट करिएगा, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में सिग्नल्स के ये पल्सेस के पावर चेंज हो रहे हैं। ठीक है, मीन्स सिग्नल पावर चेंज हो रहा है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के केस में। अब दोस्तों अगर बात करें पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का बात करें तो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के केस में इन पल्सेस की विड्थ चेंज होती है। लाइक यहाँ मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड क्या है दोस्तों, कम है, तो इसकी विड्थ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पे मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड क्या है, ज़्यादा है, तो इस पल्सेस का विड्थ क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे भी ज़्यादा है तो इस पल्सेस का विड्थ और भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कम है तो इस पल्सेस के विड्थ कम हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के केस में पल्सेस के एम्पलीट्यूड सेम रहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के केस में पल्सेस के एम्पलीट्यूड सेम रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके विड्थ चेंज हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, उनके विड्थ चेंज हो जाते हैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के केस में। तो दोस्तों आपको यहाँ पे ये भी दिख रहा होगा कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के केस में ये विड्थ चेंज हो रहा है, मीन्स कम या ज़्यादा हो रहा है, और ये एम्पलीट्यूड क्या है, कांस्टेंट हो रहा है। तो यहाँ पे विड्थ चेंज होने के कारण इसका पावर भी चेंज हो रहा होगा, क्योंकि आपने स्क्वायर वेव का पावर निकाला होगा तो जनरली क्या होता है स्क्वायर वेव का, एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय ये टाइम, ये आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो स्क्वायर पल्स का क्या निकल जाता है, पावर निकल जाता है, कुछ इसी प्रोपोर्शन में पावर आता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप ये भी देख रहे होंगे कि जैसे जैसे ये विड्थ चेंज हो रहा है, विड्थ चेंज हो रहा है मीन्स पावर भी चेंज हो रहा है। मीन्स आप ये कह सकेंगे पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के केस में भी सिग्नल का पावर चेंज हो रहा है। ठीक है, सिग्नल का पावर चेंज हो रहा है, इस पॉइंट को अभी तक आप नोट करिए। नेक्स्ट अगर दोस्तों देखें पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन के केस में, तो दोस्तों पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन के केस में क्या होता है, पल्सेस का एम्पलीट्यूड भी सेम रहता है और उसका विड्थ भी सेम रहता है। पल्सेस का एम्पलीट्यूड भी सेम रहता है, विड्थ भी सेम होता है, बस उनके पोजीशन चेंज हो जाते हैं, पोजीशन चेंज हो जाते हैं। लाइक जैसे अभी यहाँ इस मैसेज सिग्नल की बात करें दोस्तों, तो जैसे कि यहाँ पे लो एम्पलीट्यूड है तो लगभग वो उसी पोजीशन पे रहेगा। हाई एम्पलीट्यूड है दोस्तों तो ये थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा अपने
लेफ्ट या राइट में ज़्यादा मार्जिन से। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा पल्स की शिफ्टिंग उतना ज़्यादा होगी, जितना कम एम्पलीट्यूड होगा उसकी शिफ्टिंग उतना कम होगा। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ज़रूर क्लियर हुआ होगा कि पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन में पल्स का पोजीशन जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा मैसेज सिग्नल का, उतना ज़्यादा पल्स का पोजीशन चेंज होगा। जितना कम मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड होगा उतना कम शिफ्टिंग होगा पल्स के पोजीशन में। तो दोस्तों इस पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन के केस में आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि उसका सिर्फ पोजीशन चेंज हो रहा है, ना कि उसकी विड्थ चेंज हो रही है, ना कि उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है या फिर एम्पलीट्यूड हाइट चेंज हो रहा है। मीन्स यहाँ पे आप कह सकेंगे कि इसका पावर चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके विड्थ भी सेम है और इसका एम्पलीट्यूड भी सेम है। मीन्स विड्थ मल्टीप्लाइड बाय एम्पलीट्यूड वाला फैक्टर पावर चेंज नहीं हो रहा है। मीन्स पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन के केस में सिग्नल का पावर चेंज नहीं हो रहा है। यही रीज़न है हाईएस्ट सिग्नल टू नॉइज रेशियो अचीव करना का पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन के केस में। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर दोस्तों समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जैसा कि मैंने बताया कि आप लोगों के लिए जल्द ही कम्युनिकेशन का एक शॉर्ट नोट लेकर के मैं आने वाला हूं आप लोगों के साथ, जिससे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये रीज़न है पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन का हाईएस्ट टू सिग्नल नॉइज रेशियो अचीव करने का। और पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में क्या चेंज होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विड्थ मॉड्यूलेशन में क्या चेंज होता है, क्या फिक्स होता है। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या चेंज होता है, क्या फिक्स होता है। और पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन में क्या चेंज होता है और क्या फिक्स होता है। तो दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को ज़रूर याद रखिएगा, समझ लीजिएगा। समझ में आया तो ऑनेस्टली लाइक बटन दबाइएगा, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर नहीं समझ में आया। ज़्यादा लोगों को या एक या दो लोगों को भी नहीं समझ में आया होगा, मैं आप लोगों को पूरी कोशिश करूंगा समझाने का अगले वीडियो में जो कम्युनिकेशन का मैं लेके आऊँगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि द बैंड गैप ऑफ अ सेमीकंडक्टर इज 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट्स कट ऑफ वेवलेंथ विल बी। कट ऑफ वेवलेंथ मीन्स कुछ नहीं, वही आपको वेवलेंथ का फॉर्मूला लगाना है, या फिर आपने फॉर्मूला ये पढ़ा था Eg इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.24 डिवाइडेड बाई लैम्डा इन माइक्रोमीटर। लैम्डा इन माइक्रोमीटर ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे अगर इन वैल्यू को पुट किया जाए तो म्यू इन माइक्रोमीटर इक्वल्स टू हो जाएगा 1.24 डिवाइडेड बाई 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको आप दोस्तों कैंसिल करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा 0.81 माइक्रोमीटर। तो दोस्तों ये फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इस फॉर्मूला को ज़रूर याद कर लीजिएगा कि इस पे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। दोस्तों मैंने ये भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया था कि कैसे डिफरेंट कलर की एलईडीज़ को मार्केट में लाया गया है। तो वो कॉन्सेप्ट मैंने आपको प्रीवियस आई थिंक पिछले क्वेश्चन सीरीज में बता दिया था। तो वो ही कॉन्सेप्ट का जनरली होता क्या है इसमें कि अब जैसे कि उनके एनर्जी बैंड गैप को हम चेंज कर सकते हैं उनके डोपिंग के अकॉर्डिंग उनके एनर्जी बैंड गैप को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा होगा 1.24 अपॉन Eg मीन्स अगर इसके एनर्जी बैंड गैप को चेंज करें दोस्तों, कम या ज़्यादा करें, मटेरियल के एनर्जी बैंड गैप के कम ज़्यादा करें, तो ये वेवलेंथ की वैल्यू कम या ज़्यादा होगी। वेवलेंथ की वैल्यू कम या ज़्यादा होना मीन्स फ्रीक्वेंसी अफेक्ट होगा, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम या ज़्यादा होगी। तो उस एनर्जी बैंड गैप को इस हिसाब से सेट करते हैं मटेरियल का लाइट इमिटिंग डायोड के केस में, उस एनर्जी बैंड गैप को इस हिसाब से सेट करते हैं ताकि ये हमारा जो लैम्डा की वैल्यू हो वो चेंज हो और वो नीले कलर के लिए वेवलेंथ आ जाए, रेड कलर के लिए वेवलेंथ आ जाए, ग्रीन कलर के लिए जो वेवलेंथ आ जाए उससे मैच करे। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, इस एनर्जी बैंड गैप को चेंज करके मार्केट में डिफरेंट कलर की एलईडीज लाया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कम्युनिकेशन से, द स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ विच नॉइज इज कांस्टेंट फॉर ऑल फ्रीक्वेंसी। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वाइट नॉइज।
वाइट नॉइज, इसको वाइट नॉइज इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये पूरे फ्रीक्वेंसी पे फैला होता है, पूरे फ्रीक्वेंसी पे फैला होता है, मतलब ये सारे फ्रीक्वेंसी पे एग्जिस्ट करता है, जिसके कारण अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये सबको कवर किया हुआ है, सारे फ्रीक्वेंसी को, तो उसको देखा जाए तो पूरा वाइट किया हुआ है। ये रीज़न है इसको वाइट नॉइज बोलने का। तो स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ वाइट नॉइज इज कांस्टेंट फॉर ऑल फ्रीक्वेंसी। स्पेक्ट्रल डेंसिटी दोस्तों अगर इसका देखा जाए तो ये इधर f हो जाएगा और इधर हो जाएगा इसका पावर, सिग्नल पावर, तो ये बेसिकली n0/2 होता है पूरे फ्रीक्वेंसी के लिए, n0/2 होता है पूरे फ्रीक्वेंसी के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये भी कम्युनिकेशन से है। नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल रिक्वायर्ड फॉर अ पीसीएम सिस्टम हैविंग 5 नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड। ठीक है, तो 20 n की वैल्यू क्या दी गई है, यहाँ पे 5 दी गई है, तो नंबर ऑफ डिफरेंट क्वांटाइजेशन लेवल क्या हो जाता है दोस्तों, 2n इक्वल्स टू 2⁵ इक्वल्स टू 32। दोस्तों मैं जल्दी आप लोगों के लिए पूरा फार्मूला बेस्ड एक वीडियो लेके आने वाला हूँ कम्युनिकेशन का, जिससे कम्युनिकेशन के कुछ थ्योरेटिकल पार्ट आपको कंप्लीट हो जाएगा और कुछ न्यूमेरिकल पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन इतना ब्रॉड है तो सारा एक साथ में लाना आई थिंक इतने कम समय में मुश्किल होगा। तो मैं वो पूरा फॉर्मूला आप लोगों के सामने लेके आऊँगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है माइक्रो प्रोसेसर से इंटरप्ट टॉपिक से। व्हाट इज अ ट्रैप। ट्रैप क्या है दोस्तों, एक इंटरप्ट है जिसकी प्रियोरिटी हाईएस्ट प्रियोरिटी है और ये नॉन मास्केबल इंटरप्ट है। जी हाँ दोस्तों, नॉन मास्केबल इंटरप्ट है और इसका वेक्टर लोकेशन मेमोरी में सेव्ड है, इसलिए ये वेक्टर्ड इंटरप्ट है। तो दोस्तों ट्रैप क्या क्या है, ये हाईएस्ट प्रियोरिटी इंटरप्ट है, नॉन मास्केबल इंटरप्ट है मतलब इसको रोका नहीं जा सकता, और वेक्टर्ड इंटरप्ट है। ये तीनों प्रॉपर्टीज हैं इस ट्रैप इंटरप्ट के पास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ हाईएस्ट इंटरप्ट एंड वेक्टर इंटरप्ट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फॉर नॉर्मल SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर द टर्न ऑन टाइम क्या होता है, वो कम होता है एज कम्पेयर टू टर्न ऑफ टाइम के केस में। टर्न ऑन टाइम जैसा कि दोस्तों मैंने बताया, टर्न ऑन टाइम डिपेंड करता है लैचिंग करंट पे, टर्न ऑन टाइम लैचिंग करंट पे डिपेंड करता है, और टर्न ऑफ टाइम किस पे डिपेंड करता है, होल्डिंग करंट पे डिपेंड करता है SCR के केस में। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट डिवाइड बाय 20 जॉनसन काउंटर। जैसा कि दोस्तों आपने जॉनसन काउंटर के केस में देखा था, अगर 4 फ्लिप फ्लॉप यूज हो रहे हैं तो 8 डिफरेंट स्टेट इससे क्रिएट होंगे, या फिर अगर n फ्लिप फ्लॉप यूज हो रहे हैं तो 2n डिफरेंट स्टेट क्रिएट होते हैं जॉनसन फ्लिप फ्लॉप के केस में। मीन्स अगर दोस्तों n फ्लिप फ्लॉप यूज हो रहे हैं तो 2n डिफरेंट स्टेट बनेंगे जॉनसन काउंटर के केस में, और ये डिवाइडेड बाय 2n सर्किट कहलाएगा। डिवाइडेड बाय 2n सर्किट या मॉड 2n सर्किट कहलाएगा, या मॉड 2n काउंटर कहलाएगा जॉनसन काउंटर। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आंसर क्वेश्चन दिया हुआ है कि मॉड डिवाइड बाय 20 जॉनसन काउंटर, मीन्स यहाँ पे अगर देखा जाए तो डिवाइड बाय 20 जॉनसन काउंटर मीन्स ये 20 डिफरेंट स्टेट क्या करेगा, काउंट करेगा। तो इसके लिए दोस्तों कितने फ्लिप फ्लॉप की जरूरत पड़ेगी, 10 फ्लिप फ्लॉप की जरूरत पड़ेगी डिवाइड बाय 20 जॉनसन काउंटर के लिए। ये दोस्तों था जॉनसन काउंटर के बारे में, इसको स्विच टू टेल काउंटर भी बोला जाता है। ऐसे क्वेश्चन रिंग काउंटर भी दोस्तों पूछे जा सकते हैं। रिंग काउंटर का क्या प्रॉपर्टी है दोस्तों, अगर n फ्लिप फ्लॉप यूज हो रहा है रिंग काउंटर के केस में तो इससे n डिफरेंट स्टेट ही क्या होंगे, काउंट किए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, n डिफरेंट स्टेट ही काउंट किए जाएंगे। मीन्स अगर आपको मॉड 10 रिंग काउंटर बनाना है, मॉड 10 रिंग काउंटर बनाना है, तो इसके केस में ये 10 फ्लिप फ्लॉप्स की ज़रूरत होगी इस केस में रिंग काउंटर का, और इसका जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगा वो इनपुट फ्रीक्वेंसी का डिवाइडेड बाय 10 होता है। मीन्स जितने फ्लिप फ्लॉप्स यूज होंगे उतना उसका डिफरेंट स्टेट काउंट होगा, उतना उसका मॉड होगा, और आउटपुट फ्रीक्वेंसी इनपुट फ्रीक्वेंसी का उतना क्या करेगा, उससे डिवाइड करेगा। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जॉनसन काउंटर एंड रिंग काउंटर का। और अदर काउंटर जो है वो ट्रिपल काउंटर जो है उस पर इसकी कोई अफेक्शन नहीं है, जो पहले वाला कॉन्सेप्ट था वही था। सिर्फ ये 2 एक्सेप्शनल केस होते हैं, जॉनसन काउंटर और रिंग काउंटर का।
दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया है माइक्रो प्रोसेसर से, द नंबर ऑफ एड्रेस लाइन रिक्वायर्ड टू एड्रेस अ मेमोरी ऑफ साइज 16K। मीन्स आपको एड्रेस लाइन यहाँ बताना है, तो इसको दोस्तों 2 to the पावर में कन्वर्ट कर दीजिए। ये 16 मल्टीप्लाइड बाई K है, मीन्स ये हो जाएगा 2 to the power 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 to the power 10। K की वैल्यू क्या हो जाती है 2 to the power 10, इसको अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो 2 to the power 14। तो दोस्तों यहाँ पे जो 14 होता है ये 2 to the power n के एक्सप्रेशन में जो ऊपर का पावर होता है ये डिफरेंट नंबर ऑफ एड्रेस लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 14 लाइंस डिफरेंट एड्रेस लाइन यूज होगी इस मेमोरी को लोकेट करने के लिए, इस मेमोरी को एड्रेस करने के लिए। दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। आप अगर मेरे क्वेश्चन सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको खुद लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। रिपीट होने का कारण यही है, डिफरेंट पेपर में वो क्वेश्चन पूछा गया है। अगर बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन इज यूज फॉर सीरियल इनपुट ऑपरेशन। दोस्तों जो रिम इंस्ट्रक्शन होता है, रीड इंटरप्ट मास्क, रिम का फुल फॉर्म होता है रीड इंटरप्ट मास्क। इसमें 2 एक्स्ट्रा पिन होती है SID एंड SOD। सिर्फ रिम इंस्ट्रक्शन ऐसा इंस्ट्रक्शन है इंटरप्ट के केस में अगर देखा जाए जिसमें सीरियल इनपुट ऑफ डेटा एंड सीरियल आउटपुट ऑफ डेटा पॉसिबल है रिम इंस्ट्रक्शन के थ्रू। अब अगर बात करें सिम इंस्ट्रक्शन की, सिम इंस्ट्रक्शन मीन्स होता है सेट इंटरप्ट मास्क। सिम इंस्ट्रक्शन बेसिकली यूज होता है इंटरप्ट को सेट करने के लिए कि मतलब हमें किस इंटरप्ट का यूज करना है, कि किस इंटरप्ट की मास्किंग करनी है, किस इंटरप्ट को अनमास्क करना है। तो ये यूज करने के लिए सिम इंस्ट्रक्शन का यूज होता है। इसमें कोई भी SID पिन सीरियल इनपुट ऑपरेशन के लिए या सीरियल आउटपुट ऑपरेशन के लिए कोई पिन नहीं होता। लेकिन अगर बात करें रिम इंस्ट्रक्शन की तो रीड इंटरप्ट मास्क, इसमें सीरियल इनपुट ऑपरेशन के लिए और सीरियल आउटपुट ऑपरेशन हो सकता है इस रिम इंस्ट्रक्शन के थ्रू। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर हो जाएगा रिम। दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर से माइक्रो प्रोसेसर से, मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द इंस्ट्रक्शन। दोस्तों मैंने जब इंस्ट्रक्शन में स्टार्ट किया था तो उसी टाइम आपको बता दिया था कॉल इंस्ट्रक्शन एक ऐसा है 8085 माइक्रो प्रोसेसर में जो हाईएस्ट टी स्टेट लेता है, जिसको 18T स्टेट बोला जाता है। 18T स्टेट ये कंज्यूम करता है कॉल इंस्ट्रक्शन। जी हाँ दोस्तों 18T स्टेट्स लेता है और सबसे लार्जेस्ट टी स्टेट इसी के केस में यूज होता है। तो सबसे ज़्यादा टी स्टेट ले रहा है तो दोस्तों इसका एग्जीक्यूशन टाइम भी क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉल इंस्ट्रक्शन या फिर कॉल एडर यहाँ पे दिया हुआ है कॉल इंस्ट्रक्शन, ये हो जाएगा। एडर नहीं है दोस्तों, ये एड्रेस होगा। कॉल उसके बाद 16 बिट का एड्रेस दिया होता है, तो ये है इस इंस्ट्रक्शन की मीनिंग। ये सबसे ज़्यादा टाइम लेता है पूरे 8085 माइक्रो प्रोसेसर में, सबसे ज़्यादा टाइम इसी का होता है एग्जीक्यूट होने का। दोस्तों अगला क्वेश्चन इंस्ट्रूमेंटेशन से है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिज कैन बी यूज टू मेजर फ्रीक्वेंसी। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। फ्रीक्वेंसी मैंने बोला था आपको, अगर फ्रीक्वेंसी है तो सीधे वेन ब्रिज पे जाइएगा, क्योंकि आपने वेन ब्रिज ऑसिलेटर पढ़ा हुआ है। तो इसी ब्रिज का यूज करके उस वेन ब्रिज का ऑसिलेटर का यूज करते हैं, जो कि एक ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर होता है, लो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। जब भी ब्रिज का ऑप्शन में आपको वेन ब्रिज दिखे और ये फ्रीक्वेंसी मेजर करना है तो वेन ब्रिज पे ही टिक करिएगा और आगे बढ़िएगा। दोस्तों अगर ये क्लास आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस क्लास को ज़रूर लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपका कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। मुझे खुशी होगी आप लोगों का फीडबैक और सजेशन जान करके। और जैसा कि दोस्तों आप लोगों को भी पता है, ये क्लास मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्डर से बनाता हूं, तो उतना बेटर तरीके से आप लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं ताकि मैं और बेटर तरीके से कुछ टूल्स खरीद सकूं और मैं बेटर तरीके से क्लास को पढ़ा सकूं, क्लास को रिप्रेजेंट कर सकूं, तो दोस्तों मैंने अपना UPI ID डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जाकर के आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं ताकि मैं कुछ टूल्स ले सकूं और बेटर तरीके से क्लास को रिप्रेजेंट कर सकूं। दोस्तों ये कंपलसरी नहीं है, अगर आप करना चाहते हैं तो ये कोई भी ऐसा नहीं मैंडेटरी नहीं है। अगर आप करेंगे तो मुझे खुशी होगी और मैं जल्द से जल्द कुछ टूल्स ले सकूंगा और बेटर तरीके से आप लोगों के लिए क्लास लेके आ सकूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।